Welcome back. This is the second class of the Unit 1 of the EVS for the CCF batch BCom SEM 1. So, in the previous lecture, we established a core foundation for the environmental studies by analyzing its concept, objective, and scope. And we also learned how the environment spans from the environmental engineering to the international government law. However, by knowing just the scope is the first step. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ स्कोप सीखा. टू एक्सेल द एग्जामिनेशन and apply this concept to the real world, we must analyze why the subject is critically important to survive and also understand how it is multidisciplinary in nature and it is inherent. इसका मतलब मैं आपको समझा पाऊं तो ये होगा कि हम लोग ने अभी तक जो भी सीखा, हम लोग ने कोर कॉन्सेप्ट सीखा, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में उसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव सीखा, हम लोग ने उसका स्कोप भी सीख लिया, दायरा भी सीख लिया. इन दिस लेक्चर हम लोग इसका इंपॉर्टेंस पे डीप डाइव करेंगे कि ईवीएस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज क्रिटिकल फॉर अवर सेल्फ. ठीक है, हाँ. तो लेट्स मूव अहेड. तो एनवायरमेंटल स्टडीज क्या करता है, वो प्रोवाइड क्या करता है हम लोग को, डायग्नोस्टिक टूल्स के जैसे जो हम लोग को एथिकल फ्रेमवर्क पढ़ाएगा, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देगा टू क्यों टू हैंडल द मॉडर्न प्लैनेटरी क्राइसिस. और इसको हम लोग 6 कोर प्रिंसिपल्स में ब्रेक करेंगे, एक एक करके सीखते हैं. तो ये सब कोर प्रिंसिपल्स है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, सबसे पहला है क्लैरिफाइंग द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इश्यूज. इसका मतलब ये होता है कि देखो एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है. तो उसको हम लोग कैसे धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेंगे और धीरे धीरे उसको वी आर गोइंग टू टेक लोकलाइज एक्शन. ठीक है, एक्शन भी लेना पड़ेगा. जैसे कि सर मान लो आप सब बोलते हैं सर ग्लोबल वार्मिंग, बहुत गर्मी बढ़ रही है सर, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हो रहा है सर, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है. तो इसके लिए हम लोग लोकल एक्शन क्या ले सकते हैं. ठीक है, ओके. मैं इसका एक इंडियन एग्जांपल आप सबको देता हूं. जैसे कि इंडिया में बहुत सारे जो सदर्न नॉर्दर्न स्टेट्स है और सदर्न स्टेट का आपको डिफरेंस पता होगा. सदर्न बहुत क्लीन है, पर उसका उल्टा नॉर्दर्न नॉर्दर्न में देखेंगे सर, देयर इज अ सीवियर स्मॉग हिटिंग नॉर्दर्न इंडिया एवरी विंटर. क्यों ऐसा नॉर्थ में ही होता है? उसका रीजन है जेनेरिक स्मोक नहीं है, उसका रीजन है स्टबल बर्निंग. इसके चलते क्या होता है, पीएच पर्टिकुलेट मैटर वो इंक्रीज हो जाता है और व्हीकुलर एमिशंस हो सकता है. अब क्योंकि सर्दियों में विंटर सीजन में जो भी अ, जो भी एमिशंस होते हैं, व्हीकुलर एमिशंस होते हैं कि बाकी इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं, वो लोग जमीन पे ड्रॉप हो जाते हैं. इसके लिए स्मॉग हो जाता है, बहुत स्मॉग होता है. इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा सर? इसका आफ्टर इफेक्ट होगा विजिबिलिटी कम होगी. वी आर इनहेलिंग द डेंजरस गैसेस विच इज, जैसे कि देयर इज अ राइज इन जुवेनाइल केसेस फॉर एस्थमा इन नॉर्थ इंडिया, बिहार में, इवन इन दिल्ली एनसीआर, ऑब्वियसली पंजाब में. क्यों एस्थमा ज्यादा हो गया? इसका रीजन ये है कि स्मॉग इनहेलेशन हो रहा है. ओके, तो और ये जो स्मॉग ट्रैप हो जाता है ना, इसको थर्मल इनर्शन बोलते हैं. तो
अब ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस में ये होता है, ये ट्रैप्ड हो जाता है। जैसे कि ये एक हम लोग छोटा सा ग्रीन हाउस बनाते हैं, जस्ट वेरी बेसिक आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है। तो इसके अंदर CO2 ट्रैप हो जाएगा और बाकी सारे गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड के साथ ट्रैप हो जाएंगे। तो इसका आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि इट विल जनरेट हीट, और ज्यादा गर्म हो जाता है सब। तो एंड ओजोन डिप्लीशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझा, तो भी समझा दे रहा हूँ। ओजोन लेयर होती, जैसे कि दिस इज अवर प्लेनेट अर्थ, इसके ऊपर एक ओजोन लेयर है, जिससे अल्ट्रा वायलेट रेस सन का पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। और जो इस ओजोन लेयर में एक छोटा सा होल होगा जो एंटार्क्टिका में है, इसके चलते ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, आइस मेल्ट होगा। और आइस मेल्ट होता है तो द वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा सर। जो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो लैंड, बहुत सारे लैंड सबमर्ज हो जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड लैंड। तो हम लोग को लोकल एक्शंस लेने चाहिए, और उसका कंसिक्वेंस भी होता ही है, ठीक है। हाँ, लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज गाइडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैं जो आपको एक सीधा साधा मतलब बताऊं तो वो ये होता है कि मीटिंग अवर करंट नीड्स without compromising the ability of future generation to meet theirs. It is just simply teaching us how to shift from the finite fossil fuels, that's renewable energy, that's the how the fossil fuels towards the green circular economy. मैं और एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ईवीएस हम लोग को ये पढ़ाना चाह रहा है कि कैसे हम लोग एक फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसको हम लोग चेंज करके नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में जाएंगे, ओके, टुवर्ड्स द ग्रीन इकोनॉमी। दैट्स द रिन्यूएबल, एंड फॉसिल फ्यूल्स, फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जो शिफ्ट है, जिससे क्या हो रहा है, हम लोग की करंट रिक्वायरमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, हम लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे, वी आर लिविंग हैप्पीली, और वी आर ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर फ्यूचर पोटेंशियल जनरेशन टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं आई एम जस्ट एग्जॉस्टिंग, मैं इलेक्ट्रिसिटी एकदम बेपरवाह से यूज कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे एंड द एंड ऑफ द और फोरसीएबल कमिंग फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं, वैसे बहुत महंगी हो जाएगी। तो दैट इज गोइंग टू हैम्पर अवर द अपकमिंग जनरेशन, राइट, जो परफेक्ट नहीं है। अब इसका एक इंडियन एग्जांपल याद करने के लिए, समझने के लिए ये हो सकता है कि इंडिया में अभी एग्रेसिवली ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। इट इज एग्जेम्प्टिफाइड बाय द नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। एक बहुत बड़ा सोलर पार्क बन रहा है राजस्थान में, एंड दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्लांट्स, और दैट विल प्रोवाइड अ फुटप्रिंट फॉर स्केलिंग अप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एक्सेलरेटिंग द क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का क्या प्रॉब्लम होता है, क्लाइमेट चेंज से ये प्रॉब्लम हुआ कि दैट विल ऑल्टर द सीजन्स, टाइमिंग सीजन का खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोन जैसे कि मान लो कि मैं आपको एग्जांपल, हाँ, जैसे कि मॉनसून, मॉनसून लेट आने लगा, लेट मॉनसून हो गया, कहीं कम बारिश हो रहा है, कहीं ज्यादा बारिश हो रहा है। जैसे कि विंटर्स, अभी एज ऑफ नाउ विंटर्स बहुत कम हो गई है, और समर्स हैव इंक्रीज्ड। अभी भी इट्स 18th ऑफ जून, बहुत गर्मी है। तो तो हम लोगों को डेवलपमेंट भी करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैंड इन हैंड है, दोनों एक साथ होना चाहिए। इसका एक बीम बैलेंस बनना चाहिए, तराजू बनना चाहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ये हम लोग को एक फ्रेमवर्क बता देगा, एक ब्लूप्रिंट बना के देगा, एक रास्ता बना के देगा, रोड मैप जिसे बोलते हैं, जिससे हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूज करेंगे, एंड इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन। इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि मान लो कोई फैक्ट्री है, उसका जो भी वेस्ट है, वाटर वेस्ट हो सकता है, वो ऐसे अनट्रीटेड नहीं जाएगा, उसको ट्रीट करके आप छोड़ सकते हो।
फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इफ यू कैन पॉइंट इट आउट कि ये होगा कि ऑर्गेनिक में जाएंगे, जैसे कि सिक्किम। यहाँ पे आई, हाँ, सिक्किम इज जो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है। और ये भी बहुत पहले, अराउंड 15 साल पहले हो गया था। तो धीरे धीरे होता है। और इसका चैलेंजेस भी है ऑब्वियसली, किसी का प्रोज है तो किसी का कॉन्स भी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का ये फायदा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब क्या? सोलर पैनल हो गया, टरबाइन एनर्जी, हाइड्रो पावर डैम्स हो गए, फिर बहुत सारी एनर्जीज आ गई अभी तो इससे ये फायदा हो कि पोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। ये तीनों चीज से, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन। बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ कि क्लास ही में याद हो जाए। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कीवर्ड्स में ध्यान देना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये ईवीएस का सब्जेक्ट है, बहुत इंटरकनेक्टेड है। जब कहीं कोई भी कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे, कोई भी चीज आप नहीं समझेंगे, तो आपको फिर एट द एंड एमसीक्यू में दिक्कत होगा, जो मैं नहीं चाहता। ओके, यस। तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। और किसी को भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में लिख सकता है। हाँ, तो पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये पब्लिक हेल्थ में आ गया, हम लोग कॉमन मास के लिए। कोर प्रिंसिपल इसका ये कि देयर इज अ डायरेक्ट अनब्रेकेबल लिंक बिटवीन डिग्रेडेड एनवायरनमेंट एंड फेलिंग ह्यूमन बॉडी। एकदम सच बात है ये। जैसे कि हम लोग को अभी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाउ पोल्यूटेड ऑफ कंटामिनेटिंग एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक। अभी आपको ताज्जुब होगा, मैं इसका यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक अभी ग्राउंड वाटर लेवल में आता है, जो हम लोग पानी पीते हैं। इसके चलते इरिवर्सिबल डैमेज होता है लोगों को। एंड EVS, what does the EVS do? EVS is just tracking how the hazardous toxins are moving from our air, soil and water, and that is directly coming into the human bloodstream. हम लोग के खून में आ रहा है वो इनडायरेक्टली। अस्थमा हो गया, एयर पोल्यूशन से आता है। हेवी मेटल कंटामिनेशन और वाटर बॉर्न पैथोजेंस आते हैं। इसे रीजियनल ड्रिंकिंग सिस्टम है अंडरस्कोर। ये एनवायरमेंटल टॉक्सोलॉजी में चला गया। और ये सब जो बंद नहीं करेंगे तो हम लोग की कम्युनिटी विल डिग्रेड। आजकल लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम इतनी खराब क्यों है? वाई? इसका रीजन ही है कि हम लोग जो पानी पी रहे हैं, कि हम लोग जो हवा ब्रीथ कर रहे हैं, वो शुद्ध नहीं। दैट्स नॉट इसके लिए देखो, अभी ये एयर प्यूरिफायर की डिमांड बहुत चलती है, उसकी भी रील्स आती है कि एक हफ्ते में इतनी धूल निकल रही। तो व्हाट इज दैट? दैट्स नॉट गुड। एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। बहुत सारी कंट्रीज में, अब हम लोग के लिए तो क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, तो एवरीवन इज गोइंग टू से यस। अब जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया में कुछ क्रिकेट मैच हो रहा है, तो उसका जो सीन है वो बहुत क्लियर आता है। पर वही जो दिल्ली में हो रहा है, फिरोज शाह कोटला में या वानखेड़े में, मुंबई में हो रहा है, तो वो क्लियर नहीं आता है। इसका रीजन है पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स। और बहुत सारे क्रिकेट एसोसिएशंस तो ये बोलते हैं कि इंडिया इज अनफिट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। और ये सब डिजीजेस फिर रिड्यूस नहीं होती है। फिर एक किसी की लाइफ से खेलना, कैंसर कितना कॉमन हो चुका है। लोग ओवन में ये प्लास्टिक के बर्तन में करते, तो उसके लिए भी कितने सारे डॉक्टर्स अगेंस्ट में कि कैंसर होता है सर। तो और आज हम लोग का ही हेल्प नहीं करेंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो द कम्युनिटी। तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी। फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। ओके, अब देखो, एवरी सिंगल स्पीशीज फ्रॉम सॉइल माइक्रोब्स, जो 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 मट्टी पे कोई भी माइक्रोब्स है, टू एपेक्स प्रेडिक्टर्स। एपेक्स प्रेडिक्टर्स का मतलब यहाँ पे लायन हो गया, कोई भी टॉप चिन, होल्ड्स अ क्रिटिकल पिलर इन द इकोसिस्टम। जैसे कि वो बहुत फेमस आता है कि फ्रॉग होता है, फिर फिश होती है, फिश के बाद क्या बोलते हैं, ह्यूमंस आते हैं। तो ये डायनामो इफेक्ट है, सब इंटर रिलेटेड है। जो
इसलिए जो साइकिल ब्रेक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो एक स्पीशी का खाना हम लोग छीन लेंगे, देयर विल बी एन इकोलॉजिकल मिसबैलेंस, ठीक है। एज अ रिजल्ट टू मेनी स्पीशीज विल डिसअपियर एंड द होल इकोलॉजी विल कोलैप्स, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कि इसका एक बहुत फेमस मैं आपको ये दे सकता हूँ एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। 1973 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, बिकॉज यहाँ पे वाइल्ड, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बहुत जन बोलते हैं सब एक ही प्रेडिटर के पीछे, बट बाय स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग द टाइगर रिजर्व्स, इंडिया ऑटोमेटिकली प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट वास्ट इकोसिस्टम that naturally secure river headquarters and acts as a major carbon sinks। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? जहां पे कार्बन सिंक हो जाता है, डूब जाता है, दैट्स नॉट गोइंग टू हार्म अस, एंड शेल्टर फॉर थाउजेंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल स्पीशीज। ओके, यस। अब मान लो टाइगर ही नहीं रहेगा तो डियर बहुत जैसे वो इम्बेलेंस हो जाएगा, डियर्स बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत सारे जीव और बढ़ जाएंगे। सो एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू डिजास्टर, और कुछ नहीं। और यहाँ पे यही लिखा है कि हाईलाइट करता है क्या, बायो कंजर्वेटिज्म क्या हाईलाइट करता है कि प्लांट का एक अलग महत्व इंपॉर्टेंस है, एनिमल्स का अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब प्लांट जैसे कि बहुत मैं एकदम लीमेंटर समझा रहा हूँ, काऊ, काऊ खाती क्या है? प्लांट्स खाती है, ठीक है। अब मान लो कोई हम लोग काऊ के लोग मान लो कि डियर हो गया कि काऊ के लोग पीछे पड़ जाते हैं, लार्ज स्केल किलिंग होती है फॉर लेदर इंडस्ट्री, फॉर ये खाने का इंडस्ट्री या कुछ भी, वट एवर इट मे बी। तो ग्रास, अब ग्रास ज्यादा बढ़ रहा है, एनिमल्स, टाइगर क्या खाएगा? कुछ नहीं। तो ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था कि जैसे कि इस केस में तीन ही है, यहाँ पे ग्रास बोल दिया, यहाँ पे कोई हर्बीवोर, डियर, काऊ, बाइसन, बफेलो, जो भी लो, और यहाँ पे मैंने टाइगर दे दिया, किसर लायन दे दिया। अब जो बाय चांस सॉइल खराब हो जाता है, ठीक है, तो ग्रास नहीं उगती, तो ये दोनों क्या खाएंगे? अब मान लो कि ये सेकंड पार्ट, जो मिडिल पार्ट है वो नहीं होता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन, कोई एक्सेप्शन सिचुएशन से, या सब डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो लायन का खाना क्या खाएगा? लायन कैन सर्वाइव विदाउट, लायन क्या घास खाएगा? नहीं। तो अब ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, इससे ही इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस रहेगा, ठीक है। यस। और ये भी एक थिंग समझने की है कि प्लांट से हम लोग को फूड भी मिलता है और मेडिसिन भी मिलती है, और एनिमल से हम लोग रॉ मटेरियल भी मिलता है, लेदर इंडस्ट्री बहुत पैसे वाली इंडस्ट्री है, तब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। अब जैसे कि स्नेक, लोग आजकल स्नेक स्नेक सबसे पहले काम आता है कैंसर, उसका तो जहर है वो, कैंसर के पेशेंट्स को काम आता है। और दूसरा स्नेक से लेदर बनते हैं। तो स्नेक आजकल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लोग स्नेक पैरेट भी बनते हैं, स्नेक पालते भी है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो और रिसर्च के लिए भी स्नेक एक बहुत बड़ा साधन है, इट्स अ वेरी ग्रेट एनिमल, क्योंकि उस आज कैंसर जैसा महामारी को क्योर कर सकता है। तो बहुत सारी स्नेक लेबोरेटरीज भी होती है। एक बहुत बड़ा आइलैंड भी है ब्राजील में, दैट्स बैंड, उसका नाम है स्नेक आइलैंड, गूगल करके देख सकते हो। तो अब सबका, अब सारा प्राणी का एक अलग विशेषता भगवान ने दिया हुआ है, इसमें कोई खराब बात थोड़ी ना है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अब आज देश कैसे आगे बढ़ेगा? इफ वी आर इन्फॉर्म्ड, हम लोग आज पढ़े लिखे सिटीजन्स हैं। आप लोग अभी SM1 में धीरे धीरे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स बीकॉम कर लोगे, ऑनर्स कर लोगे, तो हम लोग पढ़े लिखे होंगे, वी आर गोइंग टू फ्रेम अ पॉलिसी। और कॉर्पोरेट लीडर्स में प्रेशर बनता है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, टू मेक इकोलॉजिकल एंड साउंड डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस ले जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, दैट विल लीड टू क्रिएट स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉस फॉर CSR, जैसे अभी मैंने बताया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आज सिंस एक बिजनेस है, जैसे कि ये एक बिजनेस हेडक्वार्टर बना रहा हूं मैं एकदम, ठीक है। हम्म
ये है कंपनी, एक सेकंड, ये है कंपनी ए फॉर एग्जाम्पल। तो कंपनी ए आज क्या करती है, कंपनी मान लो माइनिंग में, तो वो एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, तो वो इनडायरेक्टली क्या करती है, वो बोलती है हम जितना भी क्यूबिक मीटर्स का जो कोल माइन करेंगे या कुछ भी माइन करेंगे, लेट इट बी एनीथिंग, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग बहुत सारा पेड़ कर देंगे, प्लांट कर देंगे, यस ये बोल सकते हो। फिर ये बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, ये सारा मतलब एक प्रकार से we are just as a citizen, we are just holding the corporate leaders to make some responsibility। आज आपका क्या कर्तव्य है एज अ कॉर्पोरेट, आप मान लीजिए 10,000 करोड़ का आपका प्रॉफिट है, तो आप कुछ सोसाइटी के लिए भी करिए, समाज के लिए भी करिए, एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क। यही चीज है। अब एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे को तो भी जो आया मैंने आपको बता दिया इजीएस्ट में। ओके, अब द लास्ट थिंग है कि यहाँ पे इंस्पायरिंग बिहेवियरल चेंज। Ultimately, it fosters the human lifestyles, encouraging practices like such as recycling, reducing plastic, and conserving energy on the daily life। अच्छा, उसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि कैसे हम लोग कैसे हम लोग हाँ, मेरा वॉइस ठीक है, हाँ, किसी बच्चे को वॉइस का प्रॉब्लम होता है, एनीवे। हाँ, तो हम लोग कैसे ह्यूमन लाइफस्टाइल अच्छी कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं, जिससे रिसाइकलिंग ज्यादा हो, प्लास्टिक यूज, जैसे कि अभी स्विगी इंस्टामार्ट में जो हम लोग कुछ भी ऑर्डर करेंगे, जेप्टो, स्विगी, किसी को भी चीट डे का क्रेविंग्स होता ही है ना, तो वो आता है तो वो जो थैली होता है वो पहले प्लास्टिक नहीं होता है, वो बायोडिग्रेडेबल होगा, नहीं तो वो लिफाफा होगा और इसमें रिसाइकल लिखा होगा। और कंजर्विंग एनर्जी इन डेली लाइफ, इसका मतलब है हम लोग एनर्जी बचाते हैं, लेट इट बी इलेक्ट्रिसिटी, लेट बी एनीथिंग, जो बेसिकली फ्यूचर जनरेशन के लिए हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कम कोई यूज करेगा, अभी मम्मी पापा कोई जो लेक्चर्स बच्चा सुनता होगा तो बोलते होंगे कि हाँ, हम लोग को बोलते हैं कि एक ही रूम में एसी और पंखा चालू ना करो, बत्ती टाइमली बंद करो, तो बोलते ही है ना, इसके लिए बोलते हैं। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल, इट ऑलवेज मेक्स अ फाइनेंशियल सेंस। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि कैसे ह्यूमन लाइफस्टाइल को हम लोग अच्छा करे, जिसे रिसाइकलिंग एजुकेशन एक प्रकार से, इसका फायदा क्या होगा, हम लोग के लिए अच्छा है, जितना इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगा उतना कम बनेगा, जितना कम बनेगा उतना that would ultimately yield us a benefit। the the true conservation, it cannot happen solely through court orders and government penalties। एकदम सही बात है। सिर्फ गवर्नमेंट बोल देगी सब कुछ गवर्नमेंट ही करोगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो it it will simply require a deep shift in individual daily habits। ईवीएस एंकरेज क्या करता है, ईवीएस एंकरेज करता है रिसाइकलिंग करिए, पानी को रिसाइकल करिए, वाटर कंजर्व करिए, प्लास्टिक को रिड्यूस करिए, और वेस्ट जनरेशन को भी मिनिमाइज करिए। सीधा बात है, ठीक है। अब इसका मैं एक आपको यहाँ पे बहुत सही डायग्राम है, एक बार इसको हम लोग देखते हैं, मैंने जो पढ़ा है वही है, तो ये देखते देखते हम लोग एक एमसीक्यू छोटा सा ले सकते हैं, तो ठीक है, तो चलो इसी को जाते हैं। और डायग्राम मैंने इसके लिए भी बनवाया क्योंकि लास्ट ह्यूमन स्टडीज के लिए डायग्राम थोड़ा मेमोरी में रह जाता है। कोई भी डाउट हो तो मेरे को बोलना। और जैसे कि ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि द मेन एम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है। ऑप्शन ए होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑप्शन बी होगा इम्प्रूविंग द क्वालिटी लाइफ, ऑप्शन सी होगा अवेयरनेस, ऑप्शन डी होगा अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। अब जो ये ऑप्शन डी है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स द आंसर। जैसे कि ग्लोबल, यहाँ पे मैं और एक मेरे को जो याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग इज स्टडीड अंडर
कहाँ पे आएगा? बायोडाइवर्सिटी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, वेयर इट इज ओनली स्टडिंग अंडर द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड दैट टू बाय क्लैरिफाइंग द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एमसीक्यू आंसर देने का भी एक बहुत सटल वे, आप जैसे जैसे सॉल्व आगे आगे देखते जाएंगे वो पता मतलब आइडिया आता जाएगा। अच्छा, एनवायरमेंटल क्या, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज क्या प्रमोट करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, कि और कोई टॉपिक हो, जैसे कंजर्वेशन आ गया, कि इंस्पायरिंग बिहेवियर चेंज आ गया, तो क्या होगा? एनवायरमेंटल स्टडीज विल ओनली प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका क्या फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था? बाय करंट नीड्स, by fulfilling the current needs, number one, and also not hampering the future generation needs. So, as simple as that. Okay. और एक हो सकता है कि पब्लिक हेल्थ केयर। हाँ, ये भी बहुत सही एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है मैंने। हाँ, पब्लिक हेल्थ केयर प्रोटेक्शन इज रिलेटेड टू कहाँ? क्लीन एयर, क्लीन वाटर हो गया, कि जस्ट फॉर गवर्नमेंट बैनर्स, टूरिज्म हो गया, कि पब्लिक हेल्थ केयर किसके काम आता है? पब्लिक के काम आता है। नंबर वन, क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर ही आंसर होगा इसका। पब्लिक जो एयर क्लीन होगा, वाटर क्लीन होगा, तो इसका आफ्टर इफेक्ट होगा कि बहुत फिट होते हैं लोग, टूरिज्म इंक्रीज होगा, बैंकिंग अच्छा होगा। ये सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसको स्टडी करना। और एक हो सकता है कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन मीन्स, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन का मतलब होता है बाय प्रोटेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका ये मैंने आंसर बता दिया, मैं और भी बता रहा हूँ। कि बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट हो गया, कि बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हो गया, बाय हैम्परिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसा भी हो गया। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे कि विच डिजीज कैन रिजल्ट इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन? अस्थमा, मलेरिया, टाइफॉइड, या ऑल ऑफ दिस? इसका आंसर सिर्फ अस्थमा है, मलेरिया टाइफॉइड नहीं। माइंड इट, मतलब एकदम ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में आपका 50 मार्क्स का एमसीक्यू है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 50 एमसीक्यूज है। तो अब जहां भी हाई स्कोर करने मिले, क्यों हम लोग छोड़ दे मार्क्स, राइट? और जैसे कि ईवीएस हेल्प्स द सिटीजंस टू मेक इमोशनल डिसीजंस, इकोलॉजिकल डिसीजंस, सस्टेनेबल डिसीजंस एंड इंस्पायरिंग बिहेवियरल चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इकोलॉजिकल साउंड डिसीजंस। ईवीएस हम लोग को समझाता है इकोलॉजी को बचाओ और साउंड डिसीजन लो, अच्छा डिसीजन लो। जैसे कि रिसाइकलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू जो मैं ये वाला बता रहा हूँ। बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। इसका आंसर होगा बिहेवियरल चेंज, द लास्ट थिंग। ये बिहेवियरल चेंज ही है, जिससे हम बिहेवियरल चेंज का मतलब क्या होता है? हम लोग शिफ्ट करते, मैंने जैसे ऊपर ही बताया था, ये इसका डायग्राम है, आता है आर 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 ट्रिपल, आता है रीयूज, रिफ्यूज एंड ऐसा ही कुछ है। तो सीखेंगे हम लोग। ओके, तो अभी तक मैं आशा करता हूँ तो समझ में आया हो। मैंने 6 पॉइंट का एक जो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसका भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि एनवायरमेंटल इज डैश इनहेरिटेंस, ऐसे डैश करके कुछ दे दिया हो, 4 ऑप्शंस दे दिया हो, तो उसका भी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्ट आपका किक करेगा कि सर एनवायरमेंट हम लोग को इनहेरिटेंस में मिला है, दैट्स अ थिंग, बट हम लोग का एक जवाबदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके लिए? हम लोग की फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्यों एनवायरमेंट सर मैटर करता है? कि एनवायरमेंट अच्छा होगा तो दैट विल कॉम्बैट, लड़ेगा, किससे लड़ेगा वो? It will combat the climate change. It will protect the humans. It will conserve the natural resources. It will support the sustainable growth, and it also ensures a better tomorrow. Obviously, जैसे कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 1.5 डिग्री से 2 डिग्री गर्म हो गया, 2 डिग्री गर्म हो जाती है तो हम लोग कभी, लोग स्वेटिंग से मर जाते हैं तब। और हम लोग को केयर भी समझाता है, अंडरस्टैंड, it empowers us to understand the care for the protection of our environment for healthy, peaceful and prosperous future. इसका स्लोगन है, एमसीक्यू में आ ही सकता है, लर्न टुडे, एक्ट टुडे एंड सेव टुमारो। ऑब्वियसली
ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंट जो है वो एक सिर्फ बायोलॉजी नहीं है। वो देयर इज अ मिथ मिथ कंसेप्शन है कि सिर्फ एनवायरनमेंट मतलब सर क्या, सिर्फ बायोलॉजी, प्लांट, पेड़ पौधा और ह्यूमंस जीना। हाउएवर द एनवायरमेंटल इज इनहेरेंटली मल्टीडिसिप्लिनरी, इसके अंदर बहुत सारा फील्ड्स आएगा, वो को आश्चर्य होगा। इंटीग्रेट करता है, ये क्या करता है, एनवायरमेंटल स्टडीज इंटीग्रेट करता है नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल एकेडमिक फील्ड्स एंड फुल्ली अंडरस्टैंड्स टू रिजॉल्व एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ओके, इससे भी एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाई द एनवायरमेंटल स्टडीज कॉल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान दीजिएगा। अब वेरियस डिसिप्लिन्स क्या है, यूएस के, हम लोग उस पर फर्दर जा रहे हैं। नंबर वन है लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या समझिए, हम लोग को क्या समझाता है, ये हम लोग को सर ये समझाता है कि हाउ बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब क्या था बायोटिक कंपोनेंट्स को मैंने ऊपर पढ़ाया था, फ्लोरा, फौना, ठीक है, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स एंड इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कैसे कोई प्लांट रिएक्ट करता है, कैसे कोई इकोसिस्टम बनी है, वो भी समझना है। और ये भी समझना है क्या आफ्टर इफेक्ट हुआ है जिससे पोल्यूशन के वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे जी रहा है, वो क्या अच्छी तरह से जी पा रहा है, तो कोई क्या उसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, ये समझने का बात है। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि यही है, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ऐसे आश्चर्य होता है लोगों को कि हाउ इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रिलेटेड टू ईवीएस, बट दैट इज, इट इज एक्सट्रीमली इंटरकनेक्टेड। यस, इट्स हाई टाइम टू गेट अवेयर अबाउट इट। यहाँ पे केमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पोल्यूशन, जैसे CO2 हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, कि हाइड्रोसल्फर ऑक्साइड होता है, बहुत सारे आते हैं, जिसको केमिस्ट्री पढ़ा होगा उसका नॉलेज होगा। तो ये केमिस्ट्री क्या करता है, ये कंपोजिशन बता, कॉम्बिनेशन बताता है कि H2SO4 है, कि CO2 है, कि सल्फर डाइऑक्साइड, कि जो भी हो, तो वट एवर इट मे बी। तो ये कैसे कनेक्टेड है, केमिस्ट्री से। तो एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर लाइफ साइंस मतलब तीन तीन, जियोलॉजी एक ब्रांच है, बॉटनी ब्रांच है, जियोलॉजी मतलब पेड़ एनिमल्स आ गया, बॉटनी और यहाँ पे पेड़ पौधा आ गया, और माइक्रोबायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे भी होते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री में भी आपको रिवाइज करवाया कि केमिस्ट्री का मतलब ये कैसे इंपॉर्टेंट है कोई भी पोल्यूशन को अंडरस्टैंड समझने के लिए। फिजिक्स में होता है कि कैसे एनर्जी फ्लो ट्रांसम्यूट करता है, ट्रांस जाता है, चेंज होता है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में। थर्मोडायनेमिक्स आता है, फिर उसके अंदर रेडिएशन आता है, 100%। द थर्ड एंड फोरमोस्ट इज अर्थ साइंस, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। जो जियोग्राफी का मतलब तो कैसे कोई कंट्री बना हुआ है, कितना पेड़ है, कितना पहाड़ है, कितनी नदियां है, कितने लेक्स है, तालाबे हैं, क्या रिसोर्सेस है, रिच है, ठीक है। और जियोलॉजी यहाँ इसका मतलब होता है सॉइल का पढ़ना, उसका जो इनहेरेंट नेचर है उसका पढ़ना, जिस जहाँ पे है उसका। जैसे कि यहाँ पे सॉइल कैसे बनाया जाता है, कहाँ का सॉइल, जैसे कि यूपी बिहार में देखोगे कि गन्ने बहुत बनते हैं, साउथ में जैसे कि गोवा में काजू बहुत बनते हैं, सॉइल अलग अलग है। मिनरल रिसोर्सेस कहाँ क्या पाया जाता है, इस यही नहीं पता होगा तो क्या क्या सब माइन करोगे, नॉट पॉसिबल। ओशन करंट्स, यस, एंड वेदर पैटर्न्स भी इससे ही पता चलता है। ओशन करंट में एक वार्म वाटर भी होता है, कोल्ड वाटर भी करंट होता है। अब ये दोनों जो क्लैश होते हैं तो टोर्नेडो, टीसुनामी बनती है। और वेदर पैटर्न्स, कैसे कोई वेदर चेंज हो रहा है, ये भी हम लोग ये दोनों चीज में ही समझ सकते हैं। दैट्स जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो इन शॉर्ट, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात साइंस मैंने आपको बढ़ाया, सात ब्रांचेस बताया ईवीएस का। सो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट ईवीएस इज मल्टी डिसिप्लिनरी। इसको क्यों बोला गया ये समझने का कोशिश करो, ईवीएस के अंदर सब आ गया, ठीक है।
और ये भी आपको समझना चाहिए कि इससे ही हम लोग वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये भी एक बात है। तो और एक इसका टेक अवे आप यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू वन डिसिप्लिन अलोन। A sustainable solution requires combination of biology, chemistry, physics, geology, geography, even sociology and economics। इस क्रक्स में आपको बोल रहा हूँ कि सारा का सारा तो सातों मैंने आपको ब्रांचेस बताए दैट इज इंटीग्रेटेड, दैट व्हाट मेक्स एनवायरमेंटल स्टडीज एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारा सब्जेक्ट है इसके अंदर। अब ये रहा, देखो मैंने जो आपको अभी तक बताया उसका क्रक्स कि मिसकंसेप्शन है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा और भी बात है। जूलॉजी बताया, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी। ठीक है, तो इसका भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि क्या ऑड वन आउट फाइंड करिए कि कौन सा नहीं है या कौन सा ही है और क्यों है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। हम्म, कि अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगा, कोई स्पीशीज बहुत खराब तरीका से रह रहा है, कि बहुत कोई एनवायरमेंट स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको समझने के लिए वी विल फाइंड एन वेरी इफेक्टिव सस्टेनेबल सोल्यूशन। ओके, जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर द बेटर फ्यूचर। ये तो मैंने दो चार बार बोला ही होगा। और सबको साथ ही मिलके तो यू कैन मेक अ सस्टेनेबल वर्ल्ड ना। सिर्फ मैं ही इलेक्ट्रिसिटी बचाऊंगा तो चलेगा नहीं, तो इट वोंट वर्क। So let heads towards the MCQ part। एमसीक्यू जो है ध्यान देते, थोड़े थोड़े एमसीक्यू सब करते रहो, सो दैट एंड में प्रेशर भी ना आए और आप लोग को मजा भी आए। इसका ये एक एमसीक्यू हो सकता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस। इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स है कि एनवायरमेंट स्टडीज इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी। क्यों? बिकॉज इट स्टडीज ओनली प्लांट्स, इट कंबाइंस नॉलेज एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इट विल स्टडी ओनली एनिमल्स, it studies only pollution। The correct answer is combines combination for all different part of subjects। सेकेंड एमसीक्यू ये हो सकता है कि which subjects helps to understand biology, biodiversity, sorry my mistake, zoology, economics, physics, geography। The answer is zoology। मैंने ऊपर ही बताया था, zoology is for fauna, that is animals। chemistry, chemistry helps in environmental studies by, क्या उसका ऑप्शन हो सकता है? व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस? स्टडिंग वेदर पैटर्न्स, स्टडिंग पॉल्यूशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, स्टडिंग एनवायरमेंटल बिहेवियर, स्टडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऐसे सारे एमसीक्यूज लगते इंटरकनेक्टेड है, बट आंसर द करेक्ट आंसर इज बी, स्टडिंग पॉल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शंस। फोर्थ ये हो सकता है, सॉइल फॉर्मुलेशन इज मेनली स्टडीड अंडर जूलॉजी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी। अब मेजोरिटी ऑफ द पीपल जियोग्राफी एंड जियोलॉजी में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट राइट आंसर इज जियोलॉजी, नॉट जियोग्राफी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जैसे कि वेदर पैटर्न्स आर प्राइमरली मॉनिटर्ड अंडर जियोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बॉटनी एंड जियोग्राफी। द आंसर इज जियोग्राफी। ध्यान रखिएगा इसका। तो सारा ब्रांच को आप समझ पाएंगे तो ही होगा। ये कॉन्सेप्चुअल पेपर है, एमसीक्यू है, इजी है, मार्क्स बटोरने मिल रहा है, लूटो। अच्छा रहता है, आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, ऐसे टीचर हम लोग को भी अच्छा रहेगा। ओके, एंड ऑलवेज डाउनलोड द ऐप, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिला करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, या